Namaste and welcome to Gramin Connects podcast. Today we have with us Mr. Jagadamba Prasad Maithani, who is a very near friend, philosopher, guide, mentor, as well as a strong partner of Gramin Connect through his organization Agas Federation from Uttarakhand. JP sir is a social activist and reformer and the founder and chairperson of Agas Federation in Pipalkoti, Uttarakhand. Agas is a community-based voluntary non-profit organization and it's registered under Societies Act 1860. Agas Federation, as I told, is also a partner of Gramin Connect, working closely with the community development in the districts of Chamoli, Uttarakhand and in Garhwal. Thank you, be with us and enjoy the podcast. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। और आप बताओ श्रेयसी, बेंगलोर में क्या है मौसम का हाल समाचार? मौसम का हाल तो यहाँ अच्छा है सर, ठंडा है। तो फिर अभी लेकिन यही नवंबर से अभी गर्मी शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ, तो चल रहा है बस यही। आपके वहाँ मौसम का क्या हाल चाल? विंटर्स आ गए? मतलब अभी जो लो एल्टीट्यूड वाले रीजन है वहां पे पंखे बंद हो चुके हैं, अच्छा, लोगों की हल्की कंबलें निकल चुकी है। हाई एल्टीट्यूड में तो ठंड है ही, जैसे ओके, पीपल के आसपास जो 3000 प्लस वाले एरियाज है। या शहर हैं या हम्म कस्बे हैं, हम्म उन जगहों पर। जी बहुत बढ़िया सर। तो आज शुरू से शुरू करते हैं। आपके साथ तो मेरी बातचीत बहुत होता ही रहता है और आपको हम कितने 12-13 साल हो गए सर, अभी हमारा जो संपर्क है वो है। आज थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं, आपके जर्नी को समझते हैं कि आप कैसे शुरू किए, आपकी जो जर्नी है वो क्यों सोशल वर्क में आना क्यों, और उसके साथ साथ हम बीटीपी में भी जाएंगे और आगाज फेडरेशन के बारे में भी जानेंगे और ग्रामीण कनेक्ट के साथ जो आगाज फेडरेशन का कोलैबोरेशन है और जो बन रहा है उस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो अभी ओवर टू यू, आप बताओ कैसे, वाई सोशल वर्क, क्यों आना? देखिए, मेरे को ये लगता है कि जब हम 10वीं पास किए तो हमारा होम टाउन तो पीपल कोटी है चमोली में, जो बद्रीनाथ जाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो पीपल कोटी जो कस्बा है वहां पे एक डाक बंगला था, जिसको अंग्रेजों ने, ये बताते हैं कि 1905 में बनाया था। तो पहले अंग्रेज क्या करते थे, हर 10-12 किलोमीटर पर पूरे गढ़वाल में ज्यादातर, और कुमाऊं तो उनके उसमें था ही, उन्होंने डाक व्यवस्था के लिए डाक लाने ले जाने के लिए हर 10-12 किलोमीटर पे कुछ गेस्ट हाउसेस टाइप के बनाए। उनको उस जमाने में डाक बंगला कहा जाता था। और बाद में जब देश आजाद हुआ तो वो पीडब्ल्यूडी को दे दिए गए और पीडब्ल्यूडी ने उनको निरीक्षण भवन कहा। तो निरीक्षण का काम वहां से करते थे इंजीनियर्स वगैरह। तब सड़कें इतनी अच्छी और इतनी सुगम नहीं थी। तो मेरे फादर वहीं जॉब करते थे, तो मुझे लगा कि भाई जब भी कोई साहब लोग आते, उनके इंजीनियर लोग वो आते, तो मैंने देखा था कि वो मतलब बहुत नम्र भाव से उनकी सेवा करते और अपनी ड्यूटी को पूरा करते। लेकिन कई बार उनको किसी और की गलती से भी उनको कभी उसका उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता। तो हमारे फादर तो भाई इंडियन ब्रिटिश बॉयज आर्मी में थे, 1944 में भर्ती हो गए। देश की आजादी के बाद 1962 के चाइना युद्ध में उनके पाँव में गोलियां लगी, तो 63 के बीच बीच में वो रिटायर हुए आर्मी से। तो भाई एक फौजी और पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग में आए, वहां पे उनको जॉब लगी। उस समय क्या होता था कि पुराने एक्स सोल्जर्स को एज में कंसेशन दिया जाता था, कि जो उनकी एज है 4-5 साल में उनको कंसेशन देके उनको फिर से जॉब पर रख देते थे। तब मेरे फादर ने 63 के लास्ट और 64 में वहां जॉब शुरू की और 70 के आसपास वो परमानेंट हुए। तब भी मतलब आप लगाओ, उस समय भी व्यवस्था इतनी कठिन थी। तो हमने देखा है हमारे पिता यस बॉस करते रहते, गलती हो न हो तो भी करना पड़ता। तो हमने कहा भाई सरकारी नौकर तो बनना ही नहीं है।
हमने किसी को यस बॉस नहीं करना। दैट वाज बैक दैट वाज बैक इन द माइंड, मतलब वो रोज हमें मेरे को स्ट्राइक करता था मतलब। तो जब 12th पास किया, फिर हमने देखा भाई हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम की बहुत बुरी हालत है। ये बात मैं 1991 की कर रहा हूँ, 1990-91 की बात है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अच्छा कॉलेज कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा। वो वाइट एलिफेंट है, वहां पे कोई अच्छे पढ़ाने के टीचर नहीं, एकेडमिक नहीं, लाइब्रेरी नहीं। तो ऐसा सोच के मेरे को लगा यार मैंने तो 12वीं फर्स्ट डिवीजन में पास किया है, और यहाँ तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। मैंने जिद कर ली पूरे परिवार से कि भाई मैं पढ़ने दे रहा तुम जो। एक बहुत लोअर मिडिल क्लास, क्या बिल्कुल गरीबी में वो, और बड़ा परिवार, 5 बहनें, एक भाई, और उसका डिसीजन ये हो जाए कि देहरादून पढ़ने जाना। लेकिन उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि थोड़ा शहर में जाएंगे तो कुछ छोटा मोटा काम करेंगे तो अपनी पढ़ाई खुद कर लेंगे, परिवार पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जब यहाँ आए तो यहाँ भी काफी सारे अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले। तो वो एक थॉट इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला, कि यार घर पे बर्डन नहीं बनना है, अपने काम खुद करना है, अपनी रोजी रोटी खुद चलानी है। तो उसमें बहुत सफलता शुरू में नहीं मिला, ट्यूशन पढ़ाना, फिर कॉलेज टाइम में नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, यूजीसी के कार्यक्रम, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में जुड़कर एडवेंचर एक्टिविटी कराना, ट्रैकिंग वगैरह। तब ये थोड़ा 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 इको टूरिज्म की तरफ चले गया दिमाग। और 93, 94, 95, 96, 97 तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम उत्तर प्रदेश, तब हम उत्तर प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश में कराए यूजीसी के थ्रू, जिसमें ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, रिवर राफ्टिंग, इस तरह के प्रोग्राम। और उसमें हमको आमदनी होती थी, उससे खर्चे चलता था। तो जब हम ये काम करते थे हमको लगा यार ये तो सब अमीरों के लिए है ना, मतलब जब वो तो कॉलेज की छूट मिल रही तो इसलिए वो बच्चे उस कार्यक्रम को कर पा रहे। लेकिन वैसे रिवर राफ्टिंग की फीस उस समय भी 1500 रुपए थी, 3 दिन का बहुत पैसा होता था 1500 रुपये भाई। 1500 रुपये वॉज ए बिग अमाउंट एक आम बच्चे के लिए अफोर्ड। तो मैंने कहा ये तो गरीबों के लिए है ही नहीं है प्रोग्राम। फिर ये हुआ हम करेंगे ऐसा काम कि जिसमें गरीब बच्चों को भी ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग के मजे लेने का मौका मिले। तब तब तक पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया कड़की में, जो जैसे भी हुआ। फिर कुछ एडवेंचर के कोर्स भी कर लिए, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से, और नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के तहत। तो दोस्तों ने कहा कि भाई हमको एक एडवेंचर क्लब बनाना चाहिए, जो हिमालयन एडवेंचर एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस क्लब सेंटर के नाम से शुरू किया। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्होंने कम्पिटेटिव एग्जाम दिए, वो जगह जगह सेलेक्ट हो गए, चले गए। वो असिस्टेंट कमांडेंट, कोई डबल ए हो, कोई केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में चले गया, कोई कहीं चले गया। तो मेरे को मैं ही रह गया। फिर कोई सीडीएस के थ्रू आर्मी में भर्ती हो गई ये हो। तो मेरे को तो ये था कि भाई मेरे को तो करनी नहीं सरकारी नौकरी। और ऐसा भी नहीं था हम सरकारी नौकरी क्वालिफाई नहीं कर पाते मतलब। तो फिर अचानक मास्टर्स करने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर लेता हूँ। मैंने फॉर्म भरा तो मेरिट पे ही सिलेक्शन हो गया, एंट्रेंस एग्जाम के बावजूद। तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन किया, फिर मास कम्युनिकेशन के और कोर्स के। इसके पीछे ये था कि पत्रकारिता से भाई ग्रामीण विकास, गांव के मुद्दे उठाएंगे, पलायन, स्वरोजगार, ये सब चीजें। लेकिन वहां भी देखा मीडिया में भी बहुत कंप्रोमाइज है। आप जो लिखते हैं वो छपता नहीं। डेमोक्रेसी में जो जो चौथा स्तंभ जो बोलते हैं वो पत्रकारिता है।
लेकिन पत्रकारिता में भी बहुत समझौते थे। तब अखबार छपते थे मेरठ से, तब उत्तराखंड बना नहीं था। दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे अखबार मेरठ से ही आते थे, एक दिन बाद पीपलकोटी पहुंचते थे नेक्स्ट डे। लेकिन उसके बावजूद मैंने कई अखबारों के लिए फ्री में काम किया। अचानक आ जाता है जो थॉट प्रोसेस था 1997, 5 दिसंबर 1997 को हमने अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया। उस समय उसका नाम SFCID था, सोसाइटी फॉर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट। और हमने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, प्लांटेशन और रिंगाल वालों को इकट्ठा करना, वाटर मिलर्स घराट वालों से बातचीत करना, पहाड़ के प्रोडक्ट की मांग बढ़ती थी। कोई बोलता था शहद ला दो, कोई बोलता था राजमा ला दो, ऐसे ऐसे चलता रहता। लेकिन स्टेट नहीं बना था। और इधर स्टेट बनने के लिए जो राज्य आंदोलन है, उत्तराखंड आंदोलन, वो एक्सट्रीम पे जा रहा था। अब बीइंग ए मतलब एक तरह के स्टूडेंट यूनियन और ये सब, हम भी चाहते थे हमारा राज्य बने। लेकिन तब तक 1999 को, 28 मार्च 1999 को चमोली भूकंप आ गया। ये बहुत लंबी कहानी तो नहीं होगी मेरी। नहीं नहीं। तो 28 मार्च 1999 को जो चमोली भूकंप आया, तो हाँ। मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। उन्होंने कहा ये मौका है तुमको अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए काम करने का, लेट्स डू इट। तो हमारे तब एनजीओ को पहला फंड तभी मिलता था जब उसके 3 एंड बैलेंस शीट बन गई। 3 साल हो गए कम से कम, और उसके 3 फाइनेंशियल ईयर हो गए। तो हेस्को ने कहा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में आप हमारे पार्टनर रहेंगे। तब पीपल कोटी में पहली एक नर्सरी बनाई गई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से, और गुनियाला और बेमलू गांव में कम्युनिटी सेट बनाए गए, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कम्युनिटी सेट। क्योंकि जब भी गांव में कोई भी आपदा आती तो गांव के लोग या तो स्कूल में शेल्टर लेते या पंचायत घर में। लेकिन स्कूल के कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ होते, क्योंकि वो इंजीनियर के माध्यम से बनाए जाते हैं, सरकारी देख रेख होती। और पंचायत घर तो उतनी अच्छी क्वालिटी थी नहीं। तो सेट, कम्युनिटी सेट बनाने का जो उद्देश्य था, वो ये था अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी पे एक 60 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा, 1200 स्क्वायर फीट का एक सेट बनेगा, टिन की जिसकी छत होगी, और लोगों को वहां शेल्टर लेने को मिलेगा। अब भाई जो संपन्न लोग हैं वो तो कहीं इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन जो गांव की मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है सोशियो इकोनॉमिकली, उनको रहने के लिए जगह नहीं होती, तो वो वहां सेटल ले सकते हैं। इसलिए कपाट के सहयोग से एस्को के कोऑर्डिनेशन में कम्युनिटी सेट बनी। वहां से हमने अपने ड्रीम को सामाजिक सेवा की तरफ, ये लगा कि भाई देखो ये समाज की जरूरत है, हमको अपने गांव, मैंने देखा सारे सारे देश विदेश के लोग भूकंप में मदद करने जा रहे हैं, और हम पहाड़ से पलायन करके नौकरी मांगने बाहर जा रहे हैं। तो तब इस तरह से सामाजिक सेवा की तरफ रुझान बढ़ा। और उसमें देखे, वो जो सामाजिक सेवा का जो रास्ता था, उसमें इज्जत मान सम्मान भी था, और अंततः कुछ ना कुछ आर्थिक सिक्योरिटी भी थी, वरना उसके बिना तो चल नहीं सकता। आपके अंदर बहुत अच्छी भावना है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता, उसके लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स चाहिए, वो है अर्थ भी उसमें एक इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी। तो तब हमने धीरे धीरे लोकल रिसोर्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार के कार्यक्रम अपनी संस्था के माध्यम से पीपल कोटी चमोली में शुरू किए। और उस समय के जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने बड़ी मदद की कि हमको सरकारी कॉलोनी में वो टीन सेट, क्योंकि ऑफिस वगैरह था ना, तो स्टोर और टीन सेट के लिए उन्होंने हमको परमिशन दी कि वो खाली पड़े हुए टीन सेट आपको काम चलाने के लिए दे सकते हैं 2033 तक, 2008 से 25 साल 2033।
तो तब वहां से, अब तो हमारा अपना कैंपस है, धीरे धीरे अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसको अच्छा करेंगे। ये एक कहानी थी कि अ, जिसका जेनेसिस बाल मन पे जो हमने देखा, अफसरशाही से और सेल्फ डिपेंडेंस। बहुत बढ़िया सर। मतलब आपके साथ तो बहुत बात होती रहती है, लेकिन ऐसे पूरा फेज वाइज ऐसे कभी हमने सुना नहीं। तो वो सुनाने के लिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें यूथ को, और स्पेशली जो जनरेशन आ रहे हैं हमारे, उनको बहुत मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हम बहुत बार क्या होता है, हम अपने ही लाइफ में इतने उलझ जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आता है कि हमारी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है towards society, towards community, towards marginalized people, towards a lot of things। तो उसको भी साथ में लेके चलना, और कम्युनिटी का साथ रह के, उनके साथ रह के, कैसे खुद के सस्टेनेंस को भी देख के उनके सस्टेनेंस का भी ध्यान रख के चलना, मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने अपना बताया। सर, आपने इस बार आपने जो जर्नी बता रहे थे उसमें आपने ये भी बोला कि उत्तराखंड से या पहाड़ से हमने देखा कि यूथ जो है या जो लोग थे वो बाहर जा रहे थे, जो कि हम अभी भी देखते हैं। मैं तो बोलूंगी कि अभी हम ज्यादा देखते हैं। हम इधर देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे शहरों में बाहर से होते हैं, और उत्तराखंड से हो, हिमाचल से हो, या कहीं से भी, और दूसरे सिटीज, दूसरे स्टेट्स, दूसरे गांव से भी होते हैं, लेकिन पहाड़ से भी बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं, और स्पेशली यूथ। तो सर, इसका आपको क्या कारण लगता है कि पहाड़ से इतना जो माइग्रेशन हो रहा है, इसका कारण क्या है पहला? और जो कारण है उसका हम कैसे हल निकाल सकते हैं, या क्या करना चाहिए हमको, ताकि हम क्योंकि ऐसे इस तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है ये शहरों के लिए भी ठीक नहीं है, और जो लोग माइग्रेट करके यहाँ तक आ रहे हैं उनके लिए भी ये ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि पहाड़ों में आप रहते हो, उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होता है, दूसरे स्टेट पे हो आप, वहाँ के भी क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होते हैं। यहाँ आप आते हो, बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में आपको रहना पड़ता है। कोई भी काम आप कर रहे हो, छोटा से छोटा कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि लाइवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि कैसे पैसा कमाया जाए, गांव भेजा जाए पैसा, क्योंकि गांव में परिवार होते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस माइग्रेशन हो रहा है छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ, या स्पेशली पहाड़ों से जो शहर की तरफ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और सेकंड चीज है कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, पहाड़ में पलायन एक नेचुरल फेनोमिना है। जो भी व्यक्ति सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम होगा, जो भी व्यक्ति या परिवार सपने देखेगा, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए जाएगा बाहर। इस तरह के पलायन के हम कभी विरोधी नहीं रहे, क्योंकि भाई दे आर वेल ऑफ, वो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी है, तो बढ़िया बात है। लेकिन मजबूरी में किया गया पलायन बहुत बुरा है। लेकिन उसके रीजन क्या है? अगर हम दो सन 2000 में राज्य बना, अब आप देखो कल परसों राज्य वर्षगांठ मनाई जाएगी 9-10 नवंबर को, तो हमको लगभग लगभग 24 साल पूरे हो चुके, 25वां साल लगेगा हमें। तो जब ये राज्य बना था, इसके पीछे डिमांड ये थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, नौकरियां स्थानीय, स्थानीय संसाधनों को संरक्षित किया जाए, लोगों को बाहर न जाना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ पलायन क्या होता है? 3 प्रमुख रीजन है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं है, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। राज्य बनने से पहले भी ये चुनौतियां वैसी थी, और राज्य बनने के बाद पलायन ज्यादा हो गया। जब जब राज्य नहीं बना था तब यहाँ पे कोई भी माइग्रेशन कमीशन का ऑफिस नहीं था, लेकिन अब तो पलायन आयोग का भी ऑफिस बन गया उत्तराखंड में, और उस ऑफिस में भी पौड़ी पहाड़ी जिले से पलायन करके वो देहरादून आ गए। तो मतलब पलायन होता है अच्छी सुविधाओं के लिए। सरकार ने क्या किया कि जो भी सिडकुल बनाए, फार्मास्यूटिकल्स बनाए, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादातर डेवलप किया, इंडस्ट्रियल एरिया वो डेवलप किया नदी घाटी क्षेत्रों में,
मतलब जैसे गंगा के आसपास के क्षेत्र, उधर यमुना के आसपास का क्षेत्र, उस तरफ चले जाए तो तराई भाबर में हल्द्वानी, किच्छा, उधम सिंह नगर, मैदानी जो क्षेत्र है। इधर देखे तो हरिद्वार, लक्सर, ऋषिकेश, देहरादून, देहरादून में डोईवाला, विकास नगर, डाक पत्थर, सेलापुर, ये मैदान वाले क्षेत्र है, ऊपर पहाड़। तो इनको इंडस्ट्री को पहाड़ में चढ़ाना चाहिए था, जो वहां के रॉ मटेरियल से चलती। पहाड़ी रॉ मटेरियल से चलने वाली इंडस्ट्री तो पहाड़ में लगाते हैं, और मैदानी रॉ मटेरियल से चलने वाली इंडस्ट्री मैदान में लगाते हैं। लेकिन पहाड़ में इन्होंने कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ही नहीं। हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एडवेंचर स्पोर्ट्स, या या कह दें कि हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट। गोपेश्वर चमोली में जो जड़ी बूटी शोध संस्थान है, उसके बुरे हाल हैं। जो भी हमारे उद्यान के इतने बड़े बड़े बगीचे हैं, उनकी बुरी दशा है। वो पीपीपी मोड में भी दिए गए, फिर भी वो सफल नहीं हुए। जड़ी बूटियों की खेती की जो व्यवस्था है वो इतनी कठिन है कि आम आदमी उसको करना नहीं चाहता, फिर उसमें एक्सपर्टाइज भी चाहिए। तो सरकार थोड़ा इस तरह से, शायद जो लोग जो एमपी एमएलए हमारे यहाँ वोट दे के भी चुने गए हैं, उन लोगों ने बहुत ध्यान ये नहीं दिया कि हम युवाओं को पहाड़ में ही कैसे रोकें, वहीं उनको कुछ रोजगार दे दे, कुछ दे दे, है ना। तो ये काम वो नहीं कर पाए, और इस वजह से लोग पलायन अच्छा हो गया है कि हर जगह छोटी छोटी सड़कें पहुंच गई। और अभी पिछले 10-12 वर्षों में जो लिटरेसी परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। हमारे यहाँ जीएनएम एएनएम कोर्स किए हुए लोग 6-6 साल से बेरोजगार हैं, बीएड किए हुए 7-8 साल से बेरोजगार है, फार्मास्यूटिकल्स वाले और जो बैचलर ऑफ फिजिकल जो बीपीटी होते हैं ना, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह, उनके 6-6 साल से पोस्ट नहीं आई। और राज्य सरकार चाहती है कि वो सरकारी नौकरियां ज्यादा न निकाले, क्योंकि उससे राज्य की इनकम पे फर्क पड़ता है। कमी टीचर में स्कूल, कई स्कूल बंद हो गए हमारे यहाँ। तो सरकार ने ज्यादातर ध्यान गांव में विकेंद्रित रूप से, जो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा मॉडल था, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, वो चाहते थे ना कि जिस तरह से नगरीय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं हों, उसी तरह से पहाड़ के ब्लॉक स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा हो, ताकि शहरों को भी तो झेलना पड़ रहा है ना। शहरों में भी जिंदगी लोगों की खराब हो रही है, वो लोग शांति की खोज में पहाड़ जा रहे हैं, पहाड़ के लोग रोजगार की खोज में मैदान आ रहे हैं। तो भाई मिसमैच है ये तो। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट जो तीसरा फैक्टर है, वो है जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ऐसे सिलेबस नहीं है जो स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार, लोकल रिसोर्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन में या 8वीं तक, 10वीं 12वीं में, मतलब ऐसे स्वरोजगार के पाठ्यक्रम होने चाहिए, ताकि लोग माइग्रेशन ना करें, अपने गांव के आसपास स्वरोजगार करें। और उत्तराखंड में तो धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म एंड नॉर्मल टूरिज्म तो बहुत बड़ा स्रोत है। 13 लाख लोगों ने बद्रीनाथ की यात्रा की इस वर्ष, बताते हैं कि 13 लाख के करीब लोगों ने बद्रीनाथ की यात्रा की। और 2 दिन पहले, आज मैं कहीं पढ़ रहा था बृहस्पति, 2 दिन पहले जो बद्रीनाथ में एक दिन में 11,000 यात्रियों ने दर्शन किए। तो भाई 11,000 यात्रियों ने दर्शन किए, अगर एक यात्री 100 रुपए का भी सामान खरीदता तो 11 लाख रुपए तो वैसे ही इनकम हो। तो वो टोकरी से करते, वो जड़ी बूटी से करते, वो
वो रिंगाल की बनी बास्केट से करते, प्राकृतिक संसाधनों से बने हुए रेसे से बने प्रोडक्ट से करते, यहाँ की मिलेट्स है, जो पल्सेस हैं, यहाँ की जड़ी बूटियां हैं, जो यहाँ के क्राफ्ट आइटम्स हैं, उनसे करते, तो वो रोजगार स्थानीय लोगों को ही मिलता है। लेकिन सरकार का इस पे ज्यादा ध्यान नहीं है। वो ठेकेदार को प्रसाद के डब्बे सप्लाई करने का काम दे दिया, वो प्लास्टिक पॉलिथीन के डब्बे सप्लाई कर रहा है टेम्पल कमेटी को। यहाँ तो पहाड़ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको बाहर से लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए वाटर बोतल्स, पानी की बोतल, आप रिफिल प्लास्टिक बॉटल्स। रिफिल यहीं करो भाई पहाड़ में, और हर रिफिल स्टेशन पे 3-4 लड़के लड़कियों को काम दे दो। ये भी तो हो सकता है। आप ऋषिकेश पहले ही बता दो, ऋषिकेश हरिद्वार में जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, यू कांट कैरी वो जो थ्रो वन टाइम यूज वाली बोतल। हाँ। तो कई लाखों बोतल कम हो जाएंगे पहाड़, और उसके बदले हमारे 250-300 वाटर एटीएम चल लेंगे, और उससे रोजगार स्थानीय बच्चों को मिलेगा। ऐसे ही जड़ी बूटी का हो सकता है, स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा सकता है, कुसीन्स को। तो पहाड़ में जो अभी पलायन है वो ज्यादा स्पीड से इसलिए भी हो रहा है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ये नहीं पढ़ाया गया कि अपने हाथ का काम दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड जॉब है। हमारे यहाँ लोग पढ़ रहे हैं नौकरी करने के लिए, नौकरी किसकी? दूसरे की। तो वो एक्सप्लॉइट होते हैं, वो ब्लैकमेल होते हैं, वो तरह तरह के कष्ट झेलते हैं शहरों में, वो मिसगाइड होते हैं, वो कई तरह के एक्सप्लॉइटेशन शहर में झेलते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। और भाई 20,000 की नौकरी ऋषिकेश में मिल गई है, हरिद्वार देहरादून में, तो 20,000 की नौकरी में 6,000 रुपये किराया, 6,000 रुपये खाना पीना, 3,000 रुपये पॉकेट मनी, 2,000 रुपये लोकल ट्रांसपोर्ट, तो भी आप घर क्या भेज रहे? कुछ भी नहीं भेज रहे। देहरादून में पब्लिक स्कूलों का ये हाल है, अच्छे खासे बीएड पढ़े लोगों को 12,000 तनख्वाह नहीं मिलती। तो एक्सप्लॉइटेशन हर लेवल पे। तो हमको ये चाहिए कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा परिवर्तन हो कि लोगों को ये बताया जाए कि भाई स्वरोजगार, सरकारी नौकरी लग जाएगी अगर लग सकती है तो। 12 होमगार्ड कमांडेंट की भर्ती, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गई थी, 21,000 लड़कों ने फॉर्म भरा जो एमए एमएससी पास थे, 12 पोस्ट के लिए, होमगार्ड कमांडेंट के लिए, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास थी। तो 12 पोस्ट के लिए 21,000 बच्चे फॉर्म भर रहे, और ये स्थिति आगे बहुत खतरनाक होगी। और दूसरा, पहाड़ के लोग बड़े पैमाने पर अपनी जमीनें बेच रहे, तो वो जमीनें बेच के एक पीढ़ी तो खा लेंगे, फिर उन्हीं जमीनों में बनने वाले रिजॉर्ट ढाबों में नौकर बनेंगे, वो वहीं बर्तन भांडे मांजेंगे। तो ये मेंटेलिटी हो गई है, अपने काम के प्रति आदर नहीं है। दूसरा, हमारे जो पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हमारा लड़का सब सरकारी नौकरी में रहे। कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी सबके सबको? अभी तो पहाड़ में ये भी सुना रिसेंटली कि लड़कियां गांव में रहने वाले लड़कों से शादी नहीं करना चाहते। उनकी पहली डिमांड है देहरादून में जमीन है, घर है, या हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, किच्छा। अभी इस पे कई मीम्स भी बने थे, कई वीडियोज आ रहे हैं आजकल कि भाई अगर आपका ऐसी जगह पे 100 गज का प्लॉट नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो मतलब सर, क्योंकि मुझे ये भी लगता है सर कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है, जो बात आप कह रहे हो, वो क्योंकि आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आई विजिटेड पीपल कोटी, जब मैं बीटीपी में थी, तो मैं महिलाओं से जब बात कर रही थी तो उनको मैंने कहा था कि आप अपने गांव के जो गीत होते हैं या जो फोक सॉन्ग होते हैं, कोई हमें सुनाओ, मतलब मुझे सुनना था। तो मैंने जब उनसे कहा तो मुझे याद है 3-4 जो महिलाएं थी मेरे साथ, वो सबने ऐसा ही कहा कि हमें तो नहीं आता,
हमारे जो दादी नानी थी उनको आता है, उनको आता था, पर हमें कुछ नहीं आता। आजकल की शादियों में तो शादियों में भी डीजे आते हैं, पहाड़ों में भी, गांव में तो डीजे बजता है, तो हमको कुछ ऐसा कुछ आता नहीं है। तो दिस ब्रिंग्स मी इनटू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो हम ये माइग्रेशन हो रहा है, इसके फलस्वरूप या इसके इफेक्ट में हम ये भी देख रहे हैं कि जो संस्कृति है या जो ट्रेडिशन है गांव का, या फिर हमारे जो पुश्तैनी जो कल्चर है, जो प्रैक्टिसेस है जिनको हम फॉलो करते थे, वो सारे कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। मतलब एक तो माइग्रेशन हो ही रहा है, वो तो इंडिविजुअल इफेक्ट है ही, उसके साथ कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन इफेक्ट भी हो रहा है। तो बच्चे जो हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा को आता नहीं है, और फिर आते भी है तो फिर वो लोग जानते नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, खाना पीना सब कुछ। जो हमारे फोक जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पूरा लॉस्ट होते जा रहा है। तो आपको क्या लगता है सर इसमें? देखिए, जब पहाड़ में लोग रहेंगे ना, हाँ। लोग रहेंगे तो लोग से ही लोक बनता है। लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कल्चरल हेरिटेज, लोकोत्सव जो लोगों के मेल होते हैं। अब लोग ही माइग्रेट कर रहे हैं, तो कई गांव में तो सिर्फ बूढ़े लोग, महिला और छोटे बच्चे, मतलब जो 8वीं से नीचे के बच्चे। तो सबसे कमजोर लोग पहाड़ में रह रहे हैं। गांव में वो रह रहे हैं जिनकी मजबूरी है, जो शहर नहीं जा पा रहे। गॉट। और वो सब लोग मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे। अभी तक अब तो बात आ गई है एटीएम इकोनॉमी। अब तो पोस्ट ऑफिस के मनी ऑर्डर भी यूज नहीं होते। अब तो एटीएम है बहू के पास या जिसके पास। गांव में पति ने पैसे भेजे और एटीएम में गई, वहीं से बाजार से सामान सामान लाई, और उसने वहां बाजार में मैगी खरीदी, चाउमीन खाया, मोमो खाया, और शाम को घर आ गई। जो भी चीजें उसको लेनी थी वो ली। लेकिन पहले ऐसा था नहीं। पहले लोग रहते थे, जन संगठन रहते थे, ग्राम स्तरीय संगठन, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, मेला समिति या पूजा समिति, ये खूब एक्टिव होती थी। वन पंचायत, ग्राम पंचायत। अब तो प्रधान बना है एक्स गांव का, रिमोट गांव का, रहता देहरादून में है। तो प्रधान जी को ढूंढते ढूंढते लोग परेशान हैं। कई जगह तो लोगों ने प्रधान के एमपी एमएलए के पोस्टर छाप दिए, लॉस्ट। तो पहाड़ की ये स्थिति है। तो जब जब पहाड़ में लोग रहेंगे, और दूसरी बात वही जो मैं कह रहा हूं ना, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एमए एमएससी पास है या बीए बीएससी पास है, उनको हल लगाने में शर्म लगती। क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी उसका नाम रखे। तो ये बात घर के भीतर से शुरू हो रही है। हमारे माँ बाप कह रहे हैं कि तुम घर में मत रहो, जाओ जाओ वहां करो नौकरी, चाहे तुम कैसे भी करो, फोर्स कर रहे। लड़की को कह रहे नौकरी नहीं लग रही तो तेरी शादी कर देते। ऐसे वैसे शादी कर दे रहे बिना उसके। तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, बच्चों पे जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, फिर वो काउंसलिंग के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमने अपने लोकगीत के साथ किया। अगर तो स्थानीय भाषा में गढ़वाली में बात करते हैं आप, या गढ़वाली भाषा के गीत गाते हैं, या गढ़वाली डांस करते हैं अपने शहर में, गढ़वाली लोक नृत्य, ढोल दमाऊ ये बजाते हैं, तो आसपास के लोग, क्योंकि वहां तो बहुत तरह का समाज होगा ना, हरियाणा से होंगे, पंजाब से होंगे, दिल्ली से होंगे, बढ़िया होगा, राजपूत होगा, क्या होगा क्या नहीं। तो भाई उसमें उनको ये लगता है कि भाई हमको कम न समझा जाए, इसलिए हम डीजे हायर करें। हाँ, देहाती ना समझा जाए। अब अरे भाई मतलब पहाड़ी हाँ बुरा न समझा जाए, इसलिए अच्छा खासा कर्जा लो, जिंदगी भर दे दो उसे, पर कर्जा अच्छा खासा करें। तो लोकगीत गाने वाले को कम समझा जाता है। जिनके यहाँ शादी ब्याह में ढोल दमाऊ बजता है, उसको गरीब समझा जाता है। जिसके यहाँ मंगल गीत गाए जाते हैं, हल्दी के गीत, शादी के गीत गाए जाते हैं, उसको उसको खराब समझा जाता है, गरीब समझा। लेकिन वही लोकगीत, लोक संगीत के जरिए नरेंद्र सिंह नेगी जैसे बड़े महान गायक का पांडवास जो एक ग्रुप बना है,
ये सारे लोग डिजिटल ग्रुप बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अपने पहाड़ के गीत संगीत की वजह से। यहाँ के लोग प्रीतम भरतवाण जैसे लोग यूरोप में और अमेरिका में यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर है, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए गढ़वाली कल्चर को पढ़ा, नंदा देवी राज जात के गीत गाने के लिए, ये जागर झुमेलो चौपला इनको गाने के लिए, उन लोगों के लिए तो बड़ा सोर्स ऑफ इकोनॉमी बना हुआ है। और उनके साथ 25-30 लोग उनके ट्रूप में काम भी कर रहे, कोई कुछ बजा रहा है कोई कुछ बजा रहा। लेकिन हमारे कोई अगर बड़े स्तर के कर्मचारी आपको देहरादून में मिल गए सचिवालय में या सड़क किनारे बाजार में, तो गढ़वाली में बात करना अब हीन भावना समझते, अपने आप को कम समझते। तो इस वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, हमारे कल्चर पे, हमारे पहाड़ के जो रिचुअल्स थे, जो मेले त्योहार थे, उनको बचाए जाने की बात उठने लगी। आजकल इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या कई तरह के उसमें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, उन सब में इस तरह की चीजें उभर के आ रही हैं कि लोग अब इस पे खर्चा करें, इसको रिवाइव कैसे। Sir, this brings to my next question, sir. Not a question. कि जो बात हम कर रहे हैं या जो इनिशिएटिव लेने के हम सोच रहे हैं, ग्रामीण कनेक्ट फाउंडेशन और आगाज फेडरेशन मिलके, ये जो अनुभव यात्रा की बात हम कर रहे हैं और जो पीपल कोटी से शुरू होगा और वहीं के आसपास की एरियाज को हम कवर करेंगे अपनी फर्स्ट ट्रिप में। तो सर, अनुभव यात्रा के थ्रू हम गढ़वाल को या उत्तराखंड को कैसे दिखाना चाहते हैं, और क्या जो हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे या जो यात्री होंगे वो क्या क्या देख पाएंगे, अगर उनको गढ़वाल को एक्सपीरियंस करना हो या उत्तराखंड को महसूस करना हो तो वो क्या क्या वो हमारे साथ इस यात्रा में जाके व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन एक्सपीरियंस। और हम, क्योंकि अनुभव यात्रा कुछ ऐसा है कि इट्स अबाउट गिविंग एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिंग एक्सपीरियंस। द एंटायर थॉट प्रोसेस इज कि आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो या आप हमारे साथ इस यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप कुछ ऐसे जगह जा रहे हो या कुछ ऐसी चीजें जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं या जो रिचुअल्स हैं, जो टेम्पल्स हैं, जो वहाँ के हिस्ट्री है, इन सबको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे एंड इन अ वेरी इंडिक वे। द होल आइडिया इज कि कैसे हम जो इंडिक ट्रेडिशंस है उसको हम बचा सके हर एक एरिया के, हर एक पार्ट्स ऑफ इंडिया के। और इसमें हमारा जो पहला ट्रिप है या जो पहला काम है वो आगाज फेडरेशन के साथ है जो उत्तराखंड में है और पीपल कोटी और उसके आसपास एरियाज में है। तो सर, आप थोड़ा सा हमें ये भी बताओ कि हम जो ये ट्रिप का सोच रहे हैं, इसमें ये जो यात्रा होगा, इसमें जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे ये क्या, व्हाट दे विल गेट अगर ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो। अनुभव यात्रा तो मुझे लगता है आज भले ही हमने ऐसे लोगों को फोकस करके डिजाइन की है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि हम जो नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी है उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन यही बात आप आज से 10 साल बाद ध्यान रखना, ये उत्तराखंडियों के लिए भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें रहेंगी नहीं अगर यही हाल रहा इग्नोरेंस का कल्चर के प्रति, लोकगीत लोक संगीत लोक जीवन के प्रति, यहाँ के इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी आर्किटेक्ट या यहाँ की यात्राओं के बारे में। तो पहाड़ के ही बच्चों को ये सीखना पड़ेगा गढ़वाली कैसे बोलते हैं, कुमाऊनी कैसे बोलते हैं, भोटिया लोग तोलछा और मारछा कैसे बोलते हैं, नेलों के मारछाज भोटिया किस तरह से बोलते हैं, या जौनसारी कैसे बोलते हैं, रवाई भाषा क्या है, रवाल्टी भाषा क्या है। गढ़वाल में भी हर जिले की भाषा अलग अलग है, तो लोगों को यही ढूंढना पड़ेगा। फिर वो बोलेंगे यार वापस इसको शुरू करो। बहुत सारी पुरानी चीजें दोबारा आ रही है ना, जैसे कोदा जमुरा कौड़ी चीना, ये जो माउंटेन मिलेट्स हैं इनकी बहुत डिमांड बढ़ गई। तो हमारी अनुभव यात्रा तो एक तरह का मिक्सचर है, एक तरह का समाहित और संग्रहित प्रयास है जिसमें आने वाले जो लोग हैं उनको हम पहाड़ के इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दें, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी दें। हम आपको यहाँ के लोक जीवन का हिस्सा क्या क्या, एक तो लोग, फिर लोक कहानियां स्टोरी टेलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, फिर लोक संगीत, लोक नृत्य पांडव नृत्य भैरव
नृत्य या बगडवाल नृत्य, इसकी हम बात कर रहे हैं, पांडवास की, है ना। इसके बाद हम जो गढ़वाली रामलीला है उनकी भी बात कर सकते थे। फिर हम बता रहे हैं कि ये जो समाज है, जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हो वो कहाँ रहता है, उस घर का आर्किटेक्ट, उसकी लिपाई पुताई, उसका चूल्हा, उसके घर का आर्किटेक्ट, वहां देवता का स्थान, वहां टॉयलेट बाथरूम का क्या सिस्टम है, ये सब इसके बारे में। वो घर कैसे बना है, लोकल मटेरियल से बना है, कैसे बना है। और बगल में हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से या बिल्डिंग मटेरियल से घर बना है वो कैसा है, इसमें उसमें क्या अंतर है। या बदलते एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेट चेंज के दौर में घरों को बदलना पड़ रहा है ना। माना कि हो सकता है कि पहले पंखे की जरूरत ना हो, अब पंखे की जरूरत पड़ रही। तो एक तो हम आर्किटेक्ट से भी मिला रहे, लोकगीत लोक संगीत से भी मिला रहे उनको, यहाँ का जो रिलीजन है, फिर रिलीजन के अनुसार जो देवी देवता को मानते हैं उन देवी देवताओं की कहानियां उन्हें बता रहे, उनका क्या इम्पोर्टेंस है महाभारत में या रामायण में या हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, उनका किस तरह से हमारे आसपास के इकोसिस्टम से रिलेशनशिप थी, उसको भी हम दिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। और एक अन्य पक्ष है जिसमें हमने रखा है रिलैक्सेशन, योगा, मेडिटेशन, उसको भी हम कवर करेंगे। लोकल फूड है, लोकल जो ड्रिंक्स है, बुरांस का जूस, काफल का जूस, संतरा कागजी नींबू, ऐसे इनके प्रोडक्ट बने हुए, मंडवे की रोटी हुआ, इसके बारे में भी हम उनको सिखाएंगे। और रिंगाल की टोकरी कैसे बनती है, भांग और कंडाली के रेशे से कपड़े कैसे बनते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, थोड़ा इसके बारे में। थोड़ा एडवेंचर टूरिज्म, थोड़ा आए हैं तो रिलैक्सेशन, नेचर को समझना, बर्ड्स को समझना, बटरफ्लाईज को समझना, पेड़ पौधों को समझना। ये अनुभव यात्रा इस तरह की के अनुभवों से आपको रूबरू कराएगी कि जो आप आम जीवन में देखते तो हैं, लेकिन आपको इतना समय नहीं है शहर की भाग दौड़ के जीवन में कि आप उनके बारे में महसूस कर सकते हैं। चिड़ियों की आवाज आप ट्रेन से भी सुनते हैं या बाइक से भी सुनते हैं या रैपिडो और ओला उबर से भी सुनते हैं, लेकिन आप फील नहीं कर पाते क्योंकि आपके जीवन में इतनी दौड़ भाग है, ऑफिस भागना है, घर भागना है। तो महानगर के जीवन से अलग पहाड़ के अनुभव, उत्तराखंड की नदी घाटियों के गीत संगीत के अनुभव को अनुभव यात्रा से हम रूबरू करवाएंगे, जो लोग हमारे साथ इसमें भाग लेंगे। करेक्ट। और सर मुझे ये भी लगता है कि अगर आप उत्तराखंड से हो भी नहीं तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि देश एक है। और इस यात्रा के थ्रू हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही आप उत्तराखंड से नहीं हो, आप किसी और जगह से हो, किसी और स्टेट से हो, लेकिन उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, इसके बारे में भी जानना, इस स्टेट के बारे में भी जानना, यहाँ के लोगों के बारे में भी जानना, ये हमारा फर्ज है क्योंकि देश हमारे लिए एक है, भारत एक है। और भारत को हर तरीके से, हर एक स्टेट से समझना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम बद्री विशाल जी को दर्शन करने जा रहे हैं या केदार जी को दर्शन करने जा रहे हैं, हमें पता हो कि एज अ टूरिस्ट हमें रिस्पॉन्सिबल कैसे होना चाहिए और कैसे पहाड़ों को बचाना हमें चाहिए, हिमालयस को और उनके जो इकोसिस्टम है कैसे उसको बचाना हमारी भी जिम्मेदारी है। भले ही हम तमिलनाडु से हैं, कर्नाटका से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, गुजरात से हैं, डजेंट मैटर, इट्स इंडिया एंड ऑफ द डे। और इनकी सारी धरोहर को बचाना हमारी सबकी, हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है आज हमने जो डिस्कशन किया और आपकी जर्नी, अनुभव यात्रा के बारे में हमने बताया, जो यात्री हमारे साथ जुड़ेंगे हम आशा रखते हैं कि उनको हम एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी दे पाएंगे। और ऐसे वीडियोस के जो सीरीज हैं हम इनको कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि पहाड़ों की बात या हर एक स्टेट की बात, जो इनकी दुविधाएं हैं, इनको हम हर एक इंसान तक, हर एक सिटीजन तक पहुंचा सके, ताकि एज अ होल, एज अ कम्युनिटी हम सबके लिए कुछ कर सके और हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम एक्नॉलेज कर सके। दैट्स ऑल अबाउट ग्रामीण कनेक्ट। तो आगाज के साथ जुड़ के ये जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं, हम आशा रखते हैं कि सब हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय। थैंक यू।
Thank you guys for hearing and being with us throughout the podcast. And if you have not and just skipped to the end part, I would please request you to please go through the podcast. So Anubhav Yatra is an initiative of Grameen Connect Foundation. It is a yatra or an experience tour which we are organizing for you to join us and experience different parts of Indian communities. Be with them, be their guest, enjoy with them, with the livelihood, with the lifestyle, food, culture, music, and anything and everything that they do. So this Christmas, during the week of 24th to 29th, we are organizing our first yatra in the Garhwals of Himalayas along with our partner Agas Federation. If you are interested to join us and be a part of the yatra, please do connect with us. You can send us an email at contact@grameenconnect.com, or you can also DM us at our Instagram pages, or you can also contribute to the yatra through our fundraising campaign, which is available in Crowdera. Thank you. We look forward to your support and help, and be a yatri or a contributor into the yatra. Stay fit. Take care. Bye bye.